लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा था कि वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक्स या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो रिलेशन बताया था टेम्परेचर वाला कि रेजिस्टेंस है, ये उसका इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ये रिलेशन आया था हमारे पास कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, और अल्फ़ा क्या था यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये था। इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन आता है बच्चों, रेजिस्टिविटी का। तो आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अगर कोई हमसे रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछे तो भी ये है, और रेजिस्टिविटी का पूछे तो भी ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जांपल, तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है कि एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। एक वायर है, अ वायर विच हैव रेजिस्टेंस 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ एंड लिख देते हैं, एंड इट्स रेजिस्टेंस बिकम 6 ओम व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना कि उस वायर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या होगा। हमसे क्या बोला गया, एक वायर है बच्चों, उस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है जब कितना टेम्परेचर है 50 डिग्री। अगर उसी वायर का टेम्परेचर 6 ओम हो गया जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर देते हैं, 100 डिग्री कर देते हैं। जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो आपसे पूछा गया है कि उसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जब टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पता चल चुका है हमें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये मान के चल लेते हैं कि ये इक्वेशन है अल्फा डेल्टा टी होता है, ये होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री पर ही मान लेते हैं। तो ये किस पे हो जाएगा, एक बार हम 50 के लिए लगा देंगे और एक बार इसे 100 के लिए लगा देंगे। तो लेट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इज आर नॉट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस में फिर दिक्कत नहीं आएगी हमें बच्चों। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आर नॉट क्या मान लिया हमने, 0 डिग्री पे मान लिया। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, इस वाले के लिए लगाते हैं 5 ओम में कितने डिग्री पर, 50 पर। तो 0 से 50 हुआ होगा कितना, 5 ओम। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे R1 = R0, ये इनिशियल टेम्परेचर 0 पर, रेजिस्टेंस 0 पर, 1 + अल्फ़ा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जब 5 हुआ तो 0 से 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 50 - 0, तो यानी कि 50 - 0 क्या हो गया, 50 हो गया। तो क्योंकि ये R1 क्या मान लिया हम लोगों ने, 5 ओम मान लेते हैं। क्लियर है भाई, 0 पर कितना R0 है, तो 50 डिग्री पर कितना हो गया, 5 हो गया, R1 हो गया। तो R0 1 + 50 - 0 50 हो गया, तो कितना हो गया, 50 अल्फ़ा। ये इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली मैं इसके लिए लगा सकता हूँ, जब 6 ओम है तो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री है। तो यहाँ इसी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, 100 - 0 लिखूंगा, और यहाँ पे कितना लिखूंगा,
6 लिखूँगा इसी वाली इक्वेशन के लिए। तो 6 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती थी। एक तो पूछा जा सकता है ये R0 पूछा है, कई बार आपसे ये अल्फ़ा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, क्योंकि दो इक्वेशंस और दो नोन है हमारे पास, एक R0 और एक अल्फ़ा। तो आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके R0 भी कैलकुलेट कर सकते हो और अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस सवाल में हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया, R0 पूछा गया, तो मैं डायरेक्ट R0 ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, तो फिर इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये 100 माइनस 100 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, R0 बचेगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, 10 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2R0 1 प्लस 50 अल्फ़ा। तो इसको सोल्व करते हैं, 10 इज इक्वल टू 2R0 100 अल्फ़ा R0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन में से, इस थर्ड इक्वेशन में इस 2 को माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड माइनस 2, इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर देते हैं। तो देखो इसे क्या लिखूंगा मैं, 10 2R0 प्लस 100 अल्फ़ा R0, इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं R0 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 अल्फ़ा R0, सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इससे कट हो गया। तो 10 माइनस 6 4, ये कितना हो जाएगा, 2R0 में से R0 जाएगा तो R0, यानी कि R0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ओम, यानी कि उसका 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R0 माना था और R0 कितना आ गया 4 ओम होगा। ऐसा क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है बच्चों इसके ऊपर, वो भी करवा देता हूँ मैं आपको। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझना क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं बच्चों, जिनका क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। मान लेते किसी ऐसा प्लेस है जहाँ पे विंटर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें अगर कोई कंडक्टर्स लगे हुए हैं तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई मटेरियल्स यूज़ में लिया हुआ है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, क्योंकि ज़रूरी है अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो हमारे जो भी प्रैक्टिकल्स या जो एक्सपेरिमेंट करें उसमें रीडिंग चेंज हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो, उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हमने कोई 2 कंडक्टर्स लिए, दोनों अलग अलग है, एक कंडक्टर ये लिया, एक कंडक्टर ये लिया, ठीक है। मानते इस कंडक्टर की लेंथ भी L है और इस कंडक्टर की लेंथ भी L है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A है दोनों के लिए। लेकिन आपसे बोला गया है कि इस वाले मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो रो A है और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फ़ा A है। इस वाले मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी है रो B और ये है अल्फ़ा B। कितना समझ में आता है सभी को। अब हमसे बोला गया है कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज भी हो जाए ना तो भी इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया फाइंड द कंडीशन, कि क्या कंडीशन रखूं, यानी कि इनकी वैल्यू को किस तरीके से सेट करूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो हमसे यही पूछा गया, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो A अल्फ़ा A रो B अल्फ़ा B, so the resistance does not
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो देखो क्या होगा, अगर वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे तो समझना, इनिशियल में इसका रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ठीक है, R1, और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो और ये दोनों किस में, सीरीज में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, R1 + R2। ये इनिशियल में है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूँ बच्चों तो क्या लिखूँगा, इसे लिख सकता हूँ मैं ρA L/A, ये फॉर्मूला होता है, प्लस ρB L/A, ये लिख सकता हूँ पक्का। अब देखो, अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता तो बाद में जो रेजिस्टेंस होता वो क्या होता, यानी कि इसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था टेम्परेचर चेंज होने के बाद में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद मान लेते हैं इनका रेजिस्टेंस हो गया R1 और इसका हो गया R2, लेकिन रहेगा तो अब भी वो सीरीज़ में, तो जब मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा R1 का, वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं R1 1 + अल्फा A∆T, ये लिखूंगा, प्लस R2 के लिए क्या लिखूंगा, वहाँ पर जाके नहीं, इधर लिख देता हूँ बच्चों में, प्लस R2 1 + अल्फा B∆T, क्या ये लिखूंगा, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। जगह कम है बच्चों, 2 मिनट रुको। तो देखिएगा क्या अरेंजमेंट होगा हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब कुछ, ठीक है। ρA L/A प्लस ρB L/A, देखो इस R1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, ρA L/A इंटू 1 + अल्फा A∆T, प्लस वहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। R2 की जगह पर ρB L/A 1 + अल्फा B∆T, ये लिखा जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस पूरे में L/A कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा ρA + ρB = यहाँ पे क्या बचा, ρA 1 + अल्फा A∆T प्लस ρB 1 + अल्फा B∆T, क्या यही बचेगा। अब अगर आप ध्यान समझो तो इसको और सोल्व कर देते हैं हम लोग, ρA + ρB, इसको लिखूंगे तो आएगा ρA + ρA अल्फा A∆T प्लस ρB अल्फा B∆T, क्या आएगा, इस ρA से ये ρA कट हो गया, इस ρB से ये ρB कट हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 0 = ρA अल्फा A∆T प्लस ρB अल्फा B∆T। अभी ∆T भी कॉमन होकर 0 में चला गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला फाइनली ρA अल्फा A = ρB अल्फा B = 0, ये रिलेशन आया। तो ये रिलेशन होगा ρA अल्फा A प्लस ρB अल्फा B, कि जब इन दोनों रोड्स का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये है कि एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरे का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि एक रेजिस्टेंस को बढ़ा दे तो दूसरा रेजिस्टेंस को क्या कर दे, कम कर दे टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो रिजल्टेंट हमारे पास उतना आ सकता है। क्योंकि सोचो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ओवरऑल वापस से दोनों का बैलेंस हो सकता है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये कंडीशन से ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कई बार बच्चों, ध्यान रखना, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है बच्चों, वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। एक हेडिंग है छोटा सा, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस तो आते नहीं, लेकिन कई बार डेफिनेशंस वगैरह पूछ लिया जाए, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड कहीं एसरेशन और रीजन में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बेसिकली बता देता हूँ। तो हेडिंग है हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में 3 चीज़ें हमारे पास, एक होता है सुपर कंडक्टिविटी, एक होता है सुपर कंडक्टर और एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पता है तो हम
सुपर कंडक्टर के बारे में बता सकते हैं, और सुपर कंडक्टर के बारे में पता है तो हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो होती क्या है सुपर कंडक्टिविटी, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बच्चों लास्ट लेक्चर में अल्फ़ा के बारे में बताया था, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, अल्फ़ा के बारे में, कि इस अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये किसके अंदर पाया जा रहा था? दो के अंदर पाया जा रहा था, बताया था मैंने, एक मेटल के अंदर और एक एलॉय के अंदर। ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर मैं इसका उल्टा करके देखूँ कि अगर आप किसी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये सही बात है, सही बात है कि अगर आप किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो फिर देखा गया बच्चों के कई सारे मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स या सभी एलॉय नहीं, कुछ मटेरियल्स या कुछ एलॉय जिनके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा था, और इस टेम्परेचर को और डिक्रीज करते गए तो ये रेजिस्टेंस और डिक्रीज होता जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आया इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते कि जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब है कि अब वो जो नॉर्मल कंडक्टर था, यहाँ तक तो आप टेम्परेचर घटा रहे थे तो रेजिस्टेंस घट रहा था, तो यहाँ तक वो एक नॉर्मल सब्सटेंस था या नॉर्मल कंडक्टर था, नॉर्मल कंडक्टर था। लेकिन जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो अब इस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया, तो उस नॉर्मल कंडक्टर को ही अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। यानी कि जो एक नॉर्मल कंडक्टर था, जैसे उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? सुपर कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि पहले वो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा था, अब रेजिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब है उसमें करंट का कोई अपोजिशन नहीं होगा। तो उस टाइप के कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और जिन मटेरियल्स के अंदर या जिन एलॉयज के अंदर या जिन सब्सटेंस के अंदर ये फिनोमिना पाया जाता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बात समझ में आती है कि भाई टेम्परेचर डिक्रीज करते करते रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर मान लीजिए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो ये जो नॉर्मल कंडक्टर था वो कंडक्टर क्या बन चुका है? अब सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि अब वो उसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका अपोज नहीं कर रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाएगा बच्चों, तो सुपर कंडक्टर के अंदर कोई हीट का लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा, नो हीट लॉस। कितनी अच्छी बात है, करंट भी फ्लो हो रहा है और हीट का लॉस भी नहीं हो रहा है, नो हीट लॉस। तो क्या बात समझ में आई? सुपर कंडक्टिविटी क्या है? यानी कि सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई सब्सटेंस अपना रजिस्टिविटी को या अपने रेजिस्टेंस को कंप्लीटली लूज कर देता है या उसका लॉस कर देता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम सुपर कंडक्टिविटी। और उस केस में जो कंडक्टर बनता है हमारा जीरो रेजिस्टेंस वाला, उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और इस फिनोमिना यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हो रहा है, ये जो फिनोमिना जिसके अंदर पाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अब सुपर कंडक्टिविटी। क्या बात समझ? या इसके बाद अब इस टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर लेके जाइए, तब भी उसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है? ज़ीरो। तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? सुपर कंडक्टर की तरह। अब मैं यहाँ पे ग्राफ भी बना के बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि जो मेटल्स और एलॉय, हर मेटल्स और हर एलॉय इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। कुछ सर्टेन मेटल और कुछ सर्टेन एलॉय इसको शो करते हैं। जैसे कि जो सुपर कंडक्टर को शो करता है वो होता है Hg। Hg क्या है? सुपर कंडक्टर को शो करता है या सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। सुपर कंडक्टिविटी। और इसके लिए अब ये टेम्परेचर कम करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उसे। और एक और नाम दिया जाता है इस क्रिटिकल टेम्परेचर को, क्रिटिकल टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर।
ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो चुका है, एक नॉर्मल कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, किस टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो एक जब यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच अ नॉर्मल कंडक्टर ट्रांजिस्ट इन अ सुपर कंडक्टर, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसीलिए इसको TC से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, TC से। तो तीनों चीज़ें आपके पास क्लियर होगी कि सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज़ है। इनकी डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा बच्चों में, बट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो Hg होता है इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है TC वो होता है 4.2 केल्विन। इतने केल्विन पर ये अपना कंप्लीट रेजिस्टेंस लूज कर देता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुपर कंडक्टिविटी की, कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो हम लिखते हैं इट इज़ अ फिनोमिना in which complete loss of resistivity by certain metal or alloy, ठीक है, when they are cooled, ठीक है। It is a phenomena in which complete loss of resistivity by certain metal or alloy when they are cooled below a certain temperature, below a, when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर आप समझ गए होंगे, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल्स जो अपने रेजिस्टेंस को क्या कर चुके होते हैं, लूज कर चुके होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन तो आपको पता हो ही जाएगी, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर की, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर TC। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, इट इज अ टेम्परेचर एट विच इट इज अ टेम्परेचर एट विच a substance transits from normal conductor to superconductor। सुपर कंडक्टर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को फिर हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। देन इट्स magnetic field, this temperature is called critical temperature। टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर आप इसे बोल सकते हो। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूँ बच्चों के, जो ग्राफ होते हैं नॉर्मली। अब आप ध्यान समझना कि ये रेजिस्टेंस है
और ये टेम्परेचर है केल्विन में। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, यानी कि जो अपने कंप्लीट रेजिस्टेंस को लूज नहीं करते, उनके लिए जो ग्राफ आता है बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। यानी कि वो 0 केल्विन पर भी, किस पर, 0 केल्विन पर भी अपना पूरा रेजिस्टेंस लूज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। इम्प्योरिटीज़ पाई जाने का मतलब है कि उनके अंदर जब आप टेम्परेचर 0 भी कर दोगे तो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अपने वो 0 केल्विन पर भी अपने कंप्लीट रेजिस्टेंस को लूज़ नहीं करते हैं, यानी कि वो सुपर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन जिनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, समझ लेते हैं। वो यहाँ से लेकिन यहाँ तक तो क्या हो गया, बिलो डिक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर उनका, मतलब ये टेम्परेचर है। अगर मैं मरकरी के केस की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, मरकरी का, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर देखो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आया जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, 0। मरकरी के लिए ये होता है, ये 4.2 केल्विन ऐसा होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे टेम्परेचर के लिए 0 केल्विन से लेके 4.2 केल्विन तक के लिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर मरकरी का टेम्परेचर आपने 0 केल्विन से लेके 4.2 केल्विन तक रखा हुआ है तो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और 4.2 केल्विन से ज़्यादा का टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो सुपर कंडक्टर, ठीक है, जगह नहीं है, लिख देता हूँ। और इस टेम्परेचर से आगे वाला टेम्परेचर के लिए वो क्या रहेगा, एक नॉर्मल कंडक्टर। क्या रहेगा, नॉर्मल कंडक्टर। क्या बात समझ में आती है। और इस फिनोमेना को जब वो कहाँ एक नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में जाने की टेंडेंसी रखता है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये किसके लिए ग्राफ है, नॉर्मल कंडक्टर के लिए जिनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सर्टेन मेटल, यानी कि सभी मेटल्स और सभी एलो इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं Hg की बात कर लेता हूँ। Hg ये मानते हैं नॉर्मल कंडक्टर Hg के अंदर, यानी कि सिल्वर, उसके अंदर कभी भी सुपर कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सुपर कंडक्टिविटी, क्रिटिकल टेम्परेचर और सुपर कंडक्टर के बारे में पता चला। भाई बेसिक चीज़ें बस आपसे कभी पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं। एसलेशन और रीज़न में कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है बच्चों सेल के बारे में। तो उसे नोट कीजिए और सेल के ऊपर स्विच करते हैं हम लोग अब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को बात करनी है सेल के बारे में कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है, ठीक है, समझते हैं। या तो आप बैटरी बोल दीजिए या फिर आप सेल बोल दीजिए। सेल के कॉम्बिनेशन को ही बच्चों हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सेल ही लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि सेल ही पढ़ना है मैं, सिंगल। आप लोग इसी सेल को क्या बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ते हो, पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, उनकी वर्किंग पढ़ते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। क्योंकि हम लोग जब आगे सर्किट सोल्व करते हैं तो वहाँ पे सर्किट्स में हमारे सेल लगा हुआ था। और सेल क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है जो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल की बेसिक डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ी है कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या इतना समझ में आता है, ठीक है, ओके। 2 मिनट रुकिए। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं सेल की कि सेल क्या चीज़ होती है, ठीक है। वैसे सेल का कई सारा मीनिंग होता है बच्चों। अगर आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो सेल का मीनिंग कुछ और होता है और फिजिक्स में सेल का मीनिंग कुछ और होता है। आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग अब जब सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूँ या आप लोग अभी तक जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो वहाँ पे ये पढ़ के आए हो कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कई सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि जो सोलर एनर्जी है, लाइट से जो एनर्जी आ रही है, उस लाइट एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उस डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे बात करना है कि जो हमारे
सर्किट होते हैं उस सर्किट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, कि ये जो सेल है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है चार्ज को। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सीधा सीधा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से है कि ये एक चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी देता है, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो चार्ज उस सर्किट के अंदर घूमता है या उस सर्किट के अंदर एक सर्कल को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है, इंटरनल प्रोसीजर क्या होता है, वो हमारे डिटेल में इतना नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि क्या प्रोसीजर अंदर की तरफ होता है। तो हम इसकी जब यहाँ पे डेफिनेशन देंगे तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, जिसे आप लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को टर्मिनल्स भी बोलते हैं। तो ये उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ device which maintain constant potential difference between the terminal of cell। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है केमिस्ट्री में, आपने एक ही कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन फिलअप होता है जिसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस हो रही होती है, और ये इलेक्ट्रोड्स इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स की इनके साथ रिएक्शंस होती है, और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है और एक टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आती है? तो इसको अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे बताऊँ तो हमारे यहाँ पे ऐसे समझाया जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स को बताया मैंने। अब होता क्या है बच्चों कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो अब अगर इस यहाँ पे इस वाली जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली रीजन की, ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाले यहाँ तक की रीजन को बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आयन्स हैं, मान लेते मैंने कोई पॉजिटिव आयन्स लिया, क्या लिया, एक पॉजिटिव आयन्स लिया। अब हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ऐसे से ऐसे, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस नेगेटिव पर लाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर लाने की कोशिश करेगा, इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता क्या है, इन केमिकल रिएक्शन जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और जो नेगेटिव चार्ज हो गया, जो आयंस हो गए, मैं पॉजिटिव आयंस बोल सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की बात की जाएगी। तो ये पॉजिटिव आयंस है, इस पॉजिटिव आयन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन है उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक और फोर्स लगता है इस तरफ, Fn बोल देते हैं हम उसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, Fn। किसकी वजह से लग रहा है, ये जो रिएक्शंस हो रही है ना पे केमिकल्स वजह, उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है Fn, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये इस सिचुएशन में होता है, तो अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका है और नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है। तो जब चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव, मैंने बोला ना, क्या बोला कि सारे पॉजिटिव चार्ज इस पर आगे आ चुके हैं, उस पर नेगेटिव आ चुके हैं। तो इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल में जब ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आयंस थे,
तो इस आयंस के ऊपर जो केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है वो इस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा था Fn। तो इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आते जा रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज इधर जाता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आता गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगा। अब पहले क्या ज़्यादा था, ये Fn ज़्यादा था। कौन ज़्यादा था? Fn ज़्यादा था, तो ये चार्ज इस तरफ कलेक्ट होता जा रहा था और Fe क्या था? कम था। ठीक है, लेस था, ये ज़्यादा था, ये कम था। अब जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कलेक्ट होते जा रहे हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा आएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब Fe वाला फोर्स और Fn वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ये वाली कंडीशन आ जाती है हमारे पास, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई? इक्विलिब्रियम वाली, कि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज आने थे आ चुके हैं, इसके ऊपर जितने नेगेटिव चार्ज आने थे आ चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये ज़्यादा था पहले केमिकल रिएक्शंस की वजह से फोर्स, पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो कुछ था ही नहीं इनिशियल में, तो सिर्फ और सिर्फ यही था और ये तो ज़ीरो था। भाई जब चार्ज नहीं था इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होगा, यही फोर्स होगा, इसकी वजह से चार्ज इस पर आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद इधर फोर्स ज़्यादा था, जब इस पर और इस पर चार्ज आना स्टार्ट हुए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में फिर भी कम था। लेकिन जैसे जैसे चार्ज इस पर कलेक्ट होते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो Fe बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी जब Fn इजिकल टू क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। जब Fn इजिकल टू Fe हो जाएगा तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आना था आ चुका है, इस पर जितना नेगेटिव चार्ज आना था आ चुका है। अब कोई फोर्स या कोई चार्ज इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो अब इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। अगर कुछ डिस्टेंस भी होगा तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E/d। होगा नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की कुछ डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है? पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अब सेल यही चीज़ है कि ये जो सेल बना हमारे पास, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखता है। हमेशा क्या रखता है? पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। तो यही डिवाइस है सेल। इट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल। क्या बात समझ में आती? और इस केस में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इस केस में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोल रही है, इसलिए आया क्योंकि जो हमने चार्ज ना, उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करवाने की वजह से, यानी कि जो चार्जेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा है। वो वर्क ही यहाँ पे किसकी फॉर्म में स्टोर हो चुका है? किसकी फॉर्म में स्टोर हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि समझो, जब मैं चार्ज को इधर से इधर लेके आ रहा था, यहाँ पे से यहाँ पे से, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। पहले इनिशियल में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा Fn, ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब दूसरा चार्ज लेके जाऊँगा तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है Fn। तो अब ये Fn क्या करेगा? इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो Fn जब दूसरे चार्ज को यहाँ लेके जा रहा होगा तो इस Fn को क्या करना होगा? इसके अगेंस्ट कुछ काम करना होगा कि ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट हमें लेके जाने में क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो अगर इस चार्ज को मैं यूनिट चार्ज की बोलूँ, क्या बोलूँ कि यूनिट चार्ज को एक जगह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसीलिए हम उसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जनरेट नहीं हुआ है। वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है? इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगा है, उस फोर्स ने वर्क किया है, उसकी वजह से जनरेट हुआ है।
ठीक है, इसकी वजह से जनरेट नहीं हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, इसको इधर भेजना चाह रहा है, जबकि हमें तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से लगने वाला फोर्स कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। उनकी वजह से जो फोर्स हुआ उस फोर्स ने वर्क किया और वो वर्क वहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब तक केमिकल रिएक्शंस होती रहती है तब तक सेल वर्किंग कंडीशन में होता है, और जब केमिकल रिएक्शन होना बंद तो सेल बंद हो जाता है, यानी कि वो खराब हो जाता है हमेशा बोलते हैं उसे, या डिस्चार्ज हो चुका है हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, कि ईएमएफ क्या चीज़ है। आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसे ईएमएफ लिखते हैं बच्चों। ध्यान रखना, ये फोर्स लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कई बार इसकी बोर्ड में एक बार पूछी भी गई है इसकी यूनिट कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट बताओ, तो फोर्स समझ के बच्चे न्यूटन पे टिक करते हैं, वो 4 ऑप्शन में एक न्यूटन भी होता है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि फोर्स समझ के इसे न्यूटन पे टिक ना करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उसे जूल पर कूलाम। तो ईएमएफ का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जब ये जो सेल है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस केस में हम इस सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं। जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जाए तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक तार लगा दूँ और उससे रजिस्टेंस जोड़ दूँ तो फिर इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। उस केस में जब इसको इससे कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस के थ्रू तो अब करंट फ्लो होगा इसमें, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो करंट फ्लो होगा। तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समथिंग कुछ और होगा, वो एग्जैक्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना, जब इस सर्किट से या इस सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है तो उस केस में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट रिलेटेड टू सेल। जब उस सेल से कोई करंट रिलेटेड ना हो, या फिर आप बोल सकते हो और सेल इज इन ओपन सर्किट। वो किस फॉर्म में हो, ओपन सर्किट की फॉर्म में। तो ये जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, इसको ऐसे बना सकते हैं, और ये जो पूरा होता है हम बार बार सर्किट के अंदर ये डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाते और इसकी जगह पर हम एक सेल का सिंबल्स बनाते हैं। वो सिंबल्स कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से। ये ईएमएफ होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे बार बार हम ऐसा नहीं बनाते, ऐसा बनाते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस एंड को हम ए बोल देते हैं और इस एंड को हम बी बोल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड बराबर है, लेकिन एक को बड़ा एक को छोटा बना। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव वाला है हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हायर होता है और नेगेटिव के ऊपर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव, इसलिए हम उसे लोअर मान के चलते हैं। है दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। तो इस बड़ा वाले का मतलब कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, छोटे वाले का मतलब वहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। और ये जो स्मॉल आर बनाया मैंने उससे बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बारे में भी अभी डिस्कशन करने वाला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ आया। तो ओपन सर्किट का मतलब ये है यहाँ पर। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे मैं सेल का डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, ये ई है, ये आर है, मानते ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट ए है, तो इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जब इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें से कोई करंट नहीं लिया जा रहा, यानी कि जो आई करंट क्या हो, ज़ीरो हो, यानी कि सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा वो? ईएमएफ के बराबर होगा। क्या इतना समझ में आता है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की, कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है।
इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर से, ठीक है। तो देखना आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि बच्चों अभी हमने सीखा कि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इसमें मुझे चार्ज या जो आयंस है उस आयंस को इस वाले एंड से यानी कि यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ मैं किसी आयन को, ठीक है। जब इस आयन को मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो बीच में दूसरे आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो जब ये आयंस दूसरे आयन से क्या होगा? कोलाइड करेगा। तो इसके मोशन में क्या होता है? अपोज होता है। अपोज होगा नहीं होगा यानी कि रेजिस्ट कर रहे होंगे। और जब किसी चार्ज के मोशन में अपोज होता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाया जा रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जो आयंस है वो आयंस इसके फ्लो में क्या कर रहे हैं? अपोज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उस अपोजिशन की वजह से हमें जितना काम करना था उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो अपोजिशन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे नाम दिया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell to the flow of current between the electrodes of the cell is called internal resistance। नहीं लिखते हैं, is called internal resistance, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात भी कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब ये किस किस पे डिपेंड करता है वो बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूँ इलेक्ट्रोड्स के बीच की, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए ज़्यादा अपोजिशन होगा, और ज़्यादा अपोजिशन होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो इंक्रीज करेंगे तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो आयंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक आयंस को लेके जाया जाएगा तो उसके फ्लो में जब हम इसके चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके जाएंगे तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो बीच में जो आयंस है वो भी हमें क्या मिलने वाला है? ज़्यादा। और आयंस अगर ज़्यादा मिलेंगे तो इसकी उनसे टकराने की जो कैपेसिटी प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड आता है इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया क्या है वो भी समझते हैं। एरिया, अगर अभी तक ये इतने इतने इसके अंदर डिप थे इतने, लेकिन अब मैंने इतना डिप कर दिया, इसको ज़्यादा डिप कर दिया इतना, ठीक है। यानी कि इन इलेक्ट्रोड्स को मैं अंदर इंसर्ट कर दिया ज़्यादा, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो गया? अंदर की तरफ ज़्यादा हो गया। तो जब आप इफेक्टिव एरिया बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा चार्जेस यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, ज़्यादा चार्जेस यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ बात करते हैं टेम्परेचर की।
अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम, और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी कम, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने के लिए उसके बीच में आने वाले दूसरे आयन से वो भी क्या हो जाएगी, कम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी। और एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर कोई आइडियल सेल है तो उस आइडियल सेल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब यहाँ से यहाँ चार्ज आएगा तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आने ही वाला। बट ऐसा माना जाता है कि आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद इसमें एक और हेडिंग बचता है हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD। ठीक है, चलो बच्चों देख ही लीजिए साथ के साथ TPD भी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD। देखो इससे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इस टर्मिनल के बीच में जब कोई करंट का फ्लो ना हो, यानी कि यहाँ से कोई करंट फ्लो ना हो, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन अब सपोज कीजिए ये जो सेल है, इस सेल से मानते हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, इस सेल से हमने कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया ऐसे R वैल्यू का, तो अभी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया ऐसे R। तो आप सोचो ये सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रोड्स है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये हायर पोटेंशियल पर है, इसे A बोल देते हैं, ये लोअर पोटेंशियल पर इसे B बोल देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A होगा, ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, B होगा। तो अभी सर्किट क्या है, कंप्लीट है। अब अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेल से क्या होना लग जाएगा, करंट आना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे करंट आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, तो इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में, यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर नहीं होगा, उससे कुछ अलग होगा, यानी कि कुछ कम होगा इस केस में जब इस सेल से करंट लिया जाएगा तो। और वो इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, IR होगा। कितना होगा, IR होगा। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR होगा। तो जब इस सेल से करंट लिया जा रहा है तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए तो देखो बच्चों कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को वापस अगर मुझे यहाँ लाना है तो इधर तो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं रहे, पॉजिटिव चार्ज क्या रहे, नहीं रहे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले, वो इक्विलिब्रियम में था। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर तो लाना पड़ेगा। तो अब आप इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर लाने का काम कौन करेगा, Fn, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो वाला फोर्स। अब देखो आप बोलो तो सर तो दोनों बराबर हो गए, अब ये इसे इधर कैसे ला सकता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब यहाँ पे से एक प्लस चार्ज ऊपर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, तो उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। अब जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया यानी कि कम हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो Fe कम हो गया, Fe कम हो गया तो Fn ज़्यादा हो गया, और Fn ज़्यादा हो गया तो वो चार्ज को इधर खींच लेता है। इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचने वाला जो फोर्स होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है। और ये चार्ज यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये वापस तो इधर आ ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इस तरीके से इसमें चार्ज आते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं। सेल की ये वर्किंग होती है। तो जब तक ये केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, ये फोर्स होता है। तो आप खुद सोचो, जब यहाँ पे से एक चार्ज ऊपर गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, यानी कि ये वाला कम हुआ, ये वाला कम हुआ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो स्लाइटली कुछ कम हो जाएगा। उसे हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, व्हेन सम करंट related to the cell, then the potential difference between the
टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड टीपीडी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टीपीडी बोलते हैं, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसे। ये ई, ये आर, तो जो टीपीडी होता है, अब इसमें से करंट जा रहा है, जबकि पहले वाले केस में मैंने क्या बनाया था? करंट ज़ीरो बनाया था। इस वाले केस में देखो यहाँ पे करंट जा रहा है, तो इस वाले केस में ये वी ए माइनस वी बी को, इन दोनों सेल के टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को टीपीडी बोलते हैं। क्लियर? इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो काफ़ी है इतना आज के लिए, बाकी नेक्स्ट